डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 13 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने चैप्टर 14 स्टार्ट करना है और चैप्टर 14 का जो नाम है वो है ट्रांसपोर्ट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। तो ये जो चैप्टर 14 है ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। जब भी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैंने पहले भी बताया, जो भी चैप्टर हमने पढ़ना है पहले आधा पोर्शन हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, फिर आधा पोर्शन हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। चाहे वो चैप्टर 13 हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा है, चाहे चैप्टर 12 डाइजेशन का पढ़ा है, चाहे चैप्टर 11 हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ा है। तो जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, फिर हमने किसके बारे में पढ़े हैं, एनिमल्स के बारे में। तो आज भी यही करना है हमने। सबसे पहले देखना है ट्रांसपोर्ट कहते किसको हैं, फिर हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से रिलेटेड स्टार्ट करने हैं और आधा चैप्टर हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ना है। अगला जो आधा पोर्शन होगा चैप्टर का वो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स से रिलेटेड होगा। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कहते किसको हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं या जिनमें सेल्स आ सकते हैं, टिश्यूज आ सकते हैं, ऑर्गन्स आ सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स आ सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके दरमियान जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होती हैं उसको, जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होती है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? तो आपने कहना है द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स किसके थ्रू होती है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किसके थ्रू होती है? सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट जो होती है मटेरियल्स की वो एनिमल्स में किन किन सिस्टम्स के थ्रू होती है। तो हमारे अंदर तो प्रॉपर सिस्टम्स बने हुए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन्स की होती है, लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट होती है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो हमारा ब्लड है वो भी मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करवाता है। जिसमें हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके अलावा जो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स वगैरह जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन से बनते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम करवाता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी, उनकी भी ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाता है। जिसमें यूरिया आ जाता है तो ये यूरिया बनता किससे? अमोनिया और नाइट्रोजनस वेस्ट सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको एक्सक्रीट करवाता है और उसकी ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रिसेंटली हमने पढ़ा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे एल्वियोलाई से वो हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी गैसेस की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है। तो एनिमल्स के अंदर ये जो मंदरजा झेल हमारे सिस्टम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सिस्टम्स मौजूद नहीं है, प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद नहीं है। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं? तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल के अंदर एक तो रूट्स इन्वॉल्व हैं। रूट्स जो हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके पौधे को देती हैं। दूसरे नंबर पे जाइलम इन्वॉल्व है। तीसरे नंबर पे फ्लोएम इन्वॉल्व है। और ये सारी चीजें जो पौधे के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये होती क्यों है इन्वॉल्व? एक तो पौधे ने इंपॉर्टेंट काम करवाना होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में उसको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। दूसरा उसने इंपॉर्टेंट काम करवाना होता है रेस्पिरेशन। तो इन दोनों कामों के लिए ये सारी चीजें उसको चाहिए होती हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। तो ये सारी चीजें जो है, क्लोरोफिल, ये सारी चीजों की मूवमेंट होगी तो ही ये प्रोसेस होंगे। तो इन प्रोसेसेस के लिए ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट करवाती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैसे होती है और फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कैसे होती है। उसके बाद बात करते हैं कि नीड क्यों है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बिटवीन एनिमल्स और प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये जो आपके पास जरूरत क्यों पेश आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स की, उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे अंदर कंप्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होना होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होना होती है, फोटोसिंथेसिस होना होती है, डाइजेशन होना होती है, एब्जॉर्प्शन होना होती है। तो ये जो कंप्लेक्स केमिकल रिएक्शंस है या फिर हमने जो फिजिकल रिएक्शंस करने होते हैं, फिजिकल वर्क, हमें एनर्जी चाहिए होती है ना वर्क करने के लिए, मुख्तलिफ चीजों को मूव करने के लिए। तो ये जो हमारे रिएक्शंस हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी के लिए हमें मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जरूरी होती है हमारे लिए। उसके बाद सर्टेन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? मटेरियल्स को मूव करना पड़ेगा। देखें, अगर मटेरियल मेरे उसके अंदर है, लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद है, वहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अगर मैंने सेल से एक्सक्रीट करना है तो वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो होते हैं सेल के,
वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो के सेल से बाहर जाते हैं। तो ये अगर मैंने तो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना है तो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की, अगर मैंने केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस करवाने अपनी बॉडी के अंदर तो भी मुझे ज़रूरत पेश आएगी ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की। सो यही वजह है कि हमें ज़रूरत पेश आती है ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि मैंने पहले ये कहा कि जनरल नॉलेज हमने गेन करने के बाद पहला जो आधा पोर्शन इस चैप्टर का पढ़ना है वो पढ़ना है हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में। पौधों को किस चीज की ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है? एक तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है उसकी ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर की ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, दूसरा अदर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें क्लोरोफिल आ जाता है, जिसमें ग्लूकोज आ जाता है। तो ये सारी चीजें पौधे को जरूरी होती हैं ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। और इन सारी चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो पौधे की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो है उसका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, जो उसको एनिमल से डिफरेंशिएट करता है, जो उसको एनिमल से मुख्तलिफ बनाता है। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम करता क्या है? ये पौधों को और मिनरल्स को क्या करके देता है? ये एब्जॉर्ब करके देता है। एक सिर्फ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके नहीं देता बल्कि वाटर को भी एब्जॉर्ब करके देता है। तो ये जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है ये मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करके देता है, यानी जो जड़ें हैं पौधे की वो मिट्टी से एक तो मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती हैं, दूसरा पानी भी एब्जॉर्ब करके देती हैं। और अब जड़ें जो है ना वो उतना ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो जड़ों ने ना आगे एक्सटेंशंस बनाई होती हैं, यानी जड़ों से आगे भी एक्सटेंशंस बनी होती हैं जो उनको हेल्प आउट करते हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर्स। So extensions of roots which are present in plants for better absorption of minerals and nutrients are called root hairs। ये जो एक्सटेंशंस बनी होती है ना रूट्स की, जो बेहतर तौर पर एब्जॉर्प्शन के लिए अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उनको कहते हैं रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर्स हैं ये सरफेस एरिया लार्ज कर देते हैं। देखें, अगर एक ही रूट होगी तो वो एक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, अगर न्यूट्रिएंट उस रूट ने आगे अपनी एक्सटेंशन बनाई है तो हर एक्सटेंशन अपनी अलग चीज एब्जॉर्ब करेगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो रूट हेयर्स बहुत फायदा देते हैं पौधे को। उसके बाद एक मिसाल लेते हैं हम, राय प्लांट जो है, राय का जो पौधा होता है उसकी लंबाई लेस देन 1 मीटर होती है, लेकिन उसके अंदर ये जो रूट हेयर्स होते हैं या ब्रांचेस होती हैं रूट्स की वो 14 मिलियन, यानी एक पौधा जिसकी अपनी लंबाई 1 मीटर से कम है उसके अंदर 14 मिलियन रूट हेयर्स होते हैं। और वो कितने किलोमीटर तक फैल सकते हैं? 600 किलोमीटर के सरफेस एरिया तक फैल सकते हैं। यानी अगर उनको जोड़ के हम बनाएं तो वो 600 किलोमीटर का फासला है, यानी पौधा खुद 1 मीटर से भी कम है, लेकिन उनकी जो रूट्स या रूट हेयर्स जो हैं वो 600 किलोमीटर तक फैले होते हैं। तो इससे उनके एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और रूट हेयर्स रूट्स का कितना सरफेस एरिया बनाते हैं? 67% जो पौधे का हिस्सा होता है, किसी भी पौधे का जो 67% पोर्शन है वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है? रूट हेयर्स पर। यही इनकी बैकबोन है। आप ये कह सकते हैं कि पौधे के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट के अंदर या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर रोल है वो रूट्स और रूट हेयर्स का है। तो ये जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स की वजह से, हमने पढ़ा कि ये जितने भी मिनरल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करके देते हैं रूट्स या फिर रूट हेयर्स। तो ये जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है ये डिपेंड किस पे करती है? एक तो इन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर कोई मिट्टी ज्यादा जरखेज है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मौजूद हैं, तो रूट्स या रूट हेयर्स जो हैं वो उसको अच्छी क्वालिटी से या ज्यादा अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब करके देंगे पौधे को। दूसरा एसिडिटी ऑफ सॉइल। अक्सर आपने सुना होगा एसिडिक सॉइल्स जो होती हैं वहां पे पौधे कास्ट आसानी से नहीं हो सकते। जो एसिडिक सॉइल्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं, या फिर काम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, तो वहां से कम होगी। और दूसरे सॉइल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें मिट्टी की नमी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ उगानी होती है तो हम पहले हल चलाते हैं ताकि मिट्टी नरम हो जाए। मिट्टी नरम होगी तो न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है रूट्स के थ्रू वो आसानी से होगी। तो 3 फैक्टर्स हैं जो उसके कंट्रोल करते हैं रूट्स के अंदर से एब्जॉर्प्शन को। एक तो फर्टिलिटी ज्यादा, यानी ये फर्टिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। एसिडिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। तीसरा अदर सॉइल फैक्टर्स, इसमें आ जाती है परमेबिलिटी, यानी चीजें कितनी ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं चीजों के अंदर से। अगर मिट्टी नरम की होगी तो जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमेबिलिटी भी, यानी अदर फैक्टर्स जो हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के अंदर। उसके बाद अगर किसी मिट्टी के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो रूट्स एब्जॉर्ब कर सकें, जैसे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी कि एक फसल में से या एक जगह में से ना साल में 4-4 फसलें काश्त करते हैं, 5-5 फसलें काश्त करते हैं, 6-6 फसलें काश्त करते हैं। तो ऐसा करने से वो जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाते हैं और वो जो फसलों की एवरेज है या जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो इसका हल क्या निकालते हैं हम फिर उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, यानी खादें डालते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे वो पौधा की ग्रोथ जो है या मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कमी आई होती है वो पूरी हो जाती है।
तो ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं उसका हल है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एक न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेंगे। एक तो उसकी कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पे किसी मिट्टी में अगर अमोनिया की मिकदार ज्यादा होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, अगर अमोनिया की मिकदार कम है तो कम एब्जॉर्ब होगी। तो कंसंट्रेशन मैटर करती है उस न्यूट्रिएंट की। दूसरा, कितनी आसानी से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकता है। मिसाल के तौर पे पानी या ग्लूकोज या अमोनिया आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स आसानी से रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये कितनी आसानी से कोई चीज उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है ये भी मैटर करती है। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स, उस पौधे के अंदर कितने को मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके देंगे। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी फैसिलिटेटेड डिफिजन, कि जो उसको फैसिलिटेट करेंगे उसके ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो अगर ज्यादा चीजें उसकी हेल्प आउट करेंगी तो ज्यादा आसानी से वो एब्जॉर्ब होगी चीज, अगर उसकी हेल्प आउट नहीं करेंगी चीजें तो वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये तीन फैक्टर हैं जो किसी एक न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। एक, उस न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन, दूसरा, कितनी आसानी से वो एब्जॉर्ब हो सकता है, तीसरा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो उसकी मदद करने को तैयार हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स जो उनको कैरी करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आ जाता है कितने प्रोसेसेस के साथ कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। तो न्यूट्रिएंट दो प्रोसेसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, या तो पैसिव अपटेक या एक्टिव अपटेक। दोनों में फर्क क्या है? अगर तो एटीपी ना यूज हो तो ऐसे अपटेक को कहते हैं पैसिव अपटेक, लेकिन अगर उसके अपटेक में एटीपी यूज करनी पड़े तो ऐसे ही अपटेक को कहते हैं एक्टिव अपटेक। ये इसकी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आज हमने पढ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट कहते हैं किसको, फिर एनिमल्स में किस थ्रू से होती है, फिर प्लांट्स में किस तरफ से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रूट हेयर्स किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कि कौन सी चीजें हैं जो मिनरल एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करती हैं, और अगर एक हमारे पास न्यूट्रिएंट है तो उसके कौन से फैक्टर हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर किसी भी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के अंदर कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोसेसेस हमने पढ़े। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।